नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 मई 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के, 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, लद्दाख क्राइसिस से इंडिया को क्या लेसन्स सीखने की आवश्यकता है। दूसरा आर्टिकल, अभी जो सेकेंड वेव के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे देश में चल रही हैं या फिर आएंगे भी, तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है रिफॉर्म्स की, ये राइटर एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में। तीसरे नंबर पे जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, पता नहीं इंडियन एक्सप्रेस का है या टाइम्स ऑफ इंडिया का है, उसमें मॉडल इंश्योरेंस विलेज के कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख क्राइसिस से लेसन्स सीखने की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करने जा रहे हैं इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट से तो देखो आप वाकिफ हो, पिछले साल अप्रैल मई में एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना की ट्रूप्स, चाइना की फोर्सेस इंडिया की साइड काफ़ी सारे पॉइंट्स पर आगे आ गई, जैसे दिप्सांग प्लेन्स, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा पोस्ट, पेंगोंग सो लेक रीजन। तो इसके जवाब में जब चाइना की फोर्सेस आगे आईं तो इंडिया ने नेगोशिएशन स्टार्ट की, लेकिन चाइना की फोर्सेस पीछे नहीं हटी। मतलब चाइना तैयार ही नहीं हुआ अपने ट्रूप्स को वापस पीछे ले जाने के लिए। तो अगस्त के लास्ट में इंडिया ने भी पेंगोंग सो लेक रीजन के साउदर्न बैंक पर कुछ हाइट्स को कैप्चर कर लिया। इसके बाद चाइना पर दबाव बढ़ गया और आखिरकार काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद चाइना डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हुआ, यानी अपनी फोर्सेस को पीछे ले जाने के लिए राजी हुआ। लेकिन डिसएंगेजमेंट हुआ सिर्फ पेंगोंग सो लेक रीजन में। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे दिप्सांग प्लेन्स, गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ पर अभी भी चाइना की फोर्सेस काफ़ी आगे हैं। चाइना के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं कि भैया आप अपनी फोर्सेस को पीछे लेके जाइए, लेकिन चाइना यहाँ से अपनी फोर्सेस को पीछे ले जाने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं दिख रहा है। तो इन लद्दाख क्राइसिस से हमें कौन से 3 लेसन्स सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहला लेसन, देखो डिनायल की जो स्ट्रेटजी है ना वो काम करती है, डेटरेंस की स्ट्रेटजी इतना कोई खास काम करती नहीं है। क्या है ये दोनों स्ट्रेटजीज, पहले तो आपको ये बताता हूँ ताकि ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक कोई बच्चा है और आप चॉकलेट लेके आए हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो बच्चा चॉकलेट अभी खाए, बाद में खाए, अभी मत खाए। तो आप उस बच्चे को डराते हो, अगर चॉकलेट को हाथ लगाया तो थप्पड़ पड़ेगा। तो आप पनिशमेंट का डर दिखा के बच्चे को रोकना चाहते हो कि वो चॉकलेट ना खाए। ये स्ट्रेटजी कौन सी है? ये है स्ट्रेटजी बाय डेटरेंस। जब आप पनिशमेंट का डर दिखाते हो और सामने वाले को रोकते हो कोई एक्शन लेने से जो कि आप नहीं चाहते कि वो पर्सन वो एक्शन ले, तो यहां पे इस केस में आप बच्चे को रोक रहे हो डर दिखा के कि वो चॉकलेट ना खाए। तो ये है स्ट्रेटजी ऑफ डेटरेंस। अब एक दूसरी स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी ऑफ डिनायल। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, मान लीजिए आप चॉकलेट लाए हो, आप नहीं चाहते कि बच्चा चॉकलेट खाए, तो आप चॉकलेट छुपा देते हो। मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे वो बच्चा चॉकलेट खा ही नहीं पाएगा, उसको वो चॉकलेट मिलेगी नहीं। यानी दूसरे केस में बच्चा चॉकलेट चाह के भी नहीं खा पाएगा क्योंकि उसको मिलेगी नहीं, आपने कहीं पे छुपा दी। अब आप में से कोई मजाक में बोलेगा अरे बच्चा ढूंढ लेगा, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। ये तो चलो मजाक की बातें हैं, मतलब पॉइंट आप समझ गए ना कि दूसरा केस जो है वो है स्ट्रेटजी बाय डिनायल। आपने बच्चे को चॉकलेट लेने ही नहीं दी, और पहला केस आपने डर दिखा के उसे रोकना चाहा कि आप चॉकलेट मत खाइए। तो राइटर कहना चाहते हैं पहला जो केस है ना कि डर दिखा के रोकना सामने वाले को कि वो एक्शन ना ले, ये स्ट्रेटजी काम करती नहीं है। लेकिन दूसरी जो स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी ऑफ डिनायल, ये स्ट्रेटजी काम करती है। अब यही एग्जाम्पल आप लीजिए चाइना के केस में। आपने देखा होगा इंडिया के लीडर्स या फिर आर्मी चीफ बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं, अगर किसी ने इंडिया की सोवरेनिटी को वायलेट करने की कोशिश की तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। दिया तो नहीं, फिर चाइना इतने आगे आ गया, करारा जवाब कहाँ दिया? नहीं दिया ना। तो ये क्या है? डेटरेंस की, डेटरेंस इंडिया डर दिखाना चाहता था कि आप इंडिया की सोवरेनिटी को वायलेट मत कीजिए, इंडिया की साइड में आगे मत आइए, आपको पनिश किया जाएगा। इस स्ट्रेटजी ने काम किया नहीं, चाइना आगे आ भी गया और इंडिया ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, तो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी थी वो भी काफ़ी हर्ट हुई। लेकिन अब आइए दूसरी स्ट्रेटजी पे,
स्ट्रेटजी ऑफ डिनाइल। इंडिया ने क्या किया, पैंगोंग लेक रीजन में जो साउदर्न बैंक है, दक्षिणी किनारा है, वहां पे काफी सारी हाइट्स को कैप्चर कर लिया। इससे चाइना सकते में आ गया। चाइना को फिर इंडिया की बात माननी पड़ी और पैंगोंग सो लेक रीजन में डिसएंगेजमेंट हुआ। तो यही राइटर बोलना चाहते हैं, ये जो डर दिखा के, पनिशमेंट का डर दिखा के सामने वाले को रोकना कि वो एक्शन ना ले, ये काम नहीं करती है। लेकिन स्ट्रेटजी ऑफ डिनाइल जो है, ये स्ट्रेटजी काम करती है। लेकिन जैसे मैं आपको और बताता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ स्ट्रेटजी ऑफ डिनाइल के। जैसे एक तो है कि हम पाकिस्तान को पनिशमेंट का डर दिखाते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे कि अगर आपने आतंकवादियों को प्रमोट किया। ये क्या है, ये है स्ट्रेटजी ऑफ डेटरेंस। लेकिन पाकिस्तान क्या हरकतों से बाज आता है? नहीं आता। पाकिस्तान फिर भी टेररिज्म को प्रमोट करता है क्योंकि उसको पनिशमेंट से डर लगता नहीं है, वो इंडिया के कहने से डरता नहीं है। लेकिन अगर देखो, हम जम्मू एंड कश्मीर में इतना जबरदस्त ग्रिड बना लेते हैं बॉर्डर पे कि पाकिस्तान से आतंकवादी आ ही ना पाए, तो फिर ये क्या है? ये है स्ट्रेटजी ऑफ डिनाइल। हम डिनाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी आ ही ना पाए, तो ये स्ट्रेटजी काम करती है। ये पहला लेसन है। अब बात करते हैं दूसरे लेसन की। दूसरा लेसन ये है, चाइना के लिए मटेरियल कॉस्ट मैटर नहीं करती, पॉलिटिकल कॉस्ट मैटर करती है। क्या मतलब है इस पॉइंट का? देखो, चाइना अपनी इतनी इतनी फोर्सेस एलएसी पर लेके आया, जिससे चाइना का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ। बदले में इंडिया ने स्टेप्स भी उठाए। जब एलएसी पर विवाद हुआ तो इंडिया ने स्टेप उठाए ना, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, जैसे टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस को। तो इससे भी चाइना की कंपनीज को नुकसान हुआ, इवेंचुअली चाइना को नुकसान हुआ। क्या चाइना के लिए ये सब चीज़ें मैटर करती हैं? आंसर है नो। चाइना के लिए मटेरियल कॉस्ट मैटर नहीं करती, लेकिन पॉलिटिकल कॉस्ट मैटर करती है। पॉलिटिकल कॉस्ट जैसे, क्या चाइना ये चाहेगा कि चाइना के साथ बॉर्डर लगता एक ऐसा देश जो हमेशा चाइना के एंटी रहे, इंडिया चाइना बॉर्डर पे हमेशा सिचुएशन टेंस रहे? क्या चाइना ऐसा चाहेगा? क्या चाइना ऐसा चाहेगा कि एलएसी पर विवाद को लेके काफ़ी सारे देश एकजुट हों, जैसे क्वाड के मेंबर्स? क्या चाइना ऐसा चाहेगा एलएसी पर विवाद को लेके अलग अलग देशों से प्रेशर आए, अलग अलग देशों से एडवर्स स्टेटमेंट्स आए? नहीं, ये चाइना नहीं चाहेगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, मटेरियल कॉस्ट चाइना के लिए मैटर नहीं करती है कि इस विवाद से इतना खर्चा हो रहा है, या फिर मतलब पैसों के टर्म्स में देखें तो इतना नुकसान होगा चाइना से इस डिस्प्यूट को। चाइना इन सब चीज़ों को नहीं देखता है। अगर चाइना इन सब चीज़ों को देखता तो फिर विवाद जो है वो कब का ख़त्म हो जाता। लेकिन पॉलिटिकल कॉस्ट, अलग अलग पॉइंट से प्रेशर आता है। कभी कोई यूएस से स्टेटमेंट देता है, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी जापान, अलग अलग देशों से स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं। इंडिया भी एग्रेसिवली बॉर्डर पर टेंशंस बरकरार रखे हुए है। इन चीज़ों को सहन करना चाइना के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे लेसन की। तीसरा लेसन इंपॉर्टेंट है। देखो, राइटर का ये मानना है, एलएसी पर जो ये विवाद हुआ ना, तो दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने आ गई। जितनी चाइना की फोर्सेस थी, जो हथियार थे, वही उतनी ही संख्या में फोर्सेस इंडिया ने भी तैनात कर दी, और वही हथियार इंडिया ने भी तैनात कर दिए। तो जब इक्वल पावर है दोनों की एलएसी पर, लड़ाई जो होगी, हार जीत भी मार्जिनल ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन ओशन एक ऐसा रीजन है जहां पे ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है, और चाइना अपनी गतिविधियां इंडियन ओशन रीजन में लगातार इंक्रीज कर रहा है। वहां पर इंडिया के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। अब दिक्कत यह है, एलएसी पर जब यह विवाद हुआ ना, तो इंडिया का ध्यान इंडियन ओशन से हट के बॉर्डर एरियाज में एलएसी पर हो सकता है। तो इससे इंडियन ओशन में जब इंडिया का ध्यान बट जाएगा, वहां पे इंडिया अपनी एनर्जी कम इन्वेस्ट करेगा, तो चाइना इसका फायदा उठा सकता है। ये तो वही बात हो जाएगी, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। मतलब हो सकता है चाइना की अभी निगाहें तो एलएसी पर हैं, लेकिन निशाना उसका इंडियन ओशन में है कि इंडियन ओशन में इंडिया की इन्फ्लुएंस को कम करना है। तो राइटर का ये मानना है कि इंडियन ओशन रीजन में सरकार के द्वारा जो भी मैरीटाइम एक्सपेंशन या फिर मॉडर्नाइजेशन के प्लान चलाए जा रहे हैं, वो नहीं रुकने चाहिए। इसलिए जो सरकार है वो चीफ ऑफ डिफेंस
स्टाफ के माध्यम से मिलिट्री को गाइड करे कि भैया आप इंडियन ओशियन रीजन में अपनी पकड़ को कमजोर बिल्कुल मत होने दीजिए। तो ये 3 लेसन्स हैं जो राइटर कहते हैं इंडिया को सीखने की आवश्यकता है। अगर देखो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स इन तीनों लेसन्स को अच्छे से सीखते हैं तो फ्यूचर में चाइना के खतरे से अच्छे ढंग से इफेक्टिवली निपटा जा सकता है। तो इन 3 लेसन्स को एनालाइज करने की आवश्यकता है, इन पर और ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मॉडल इंश्योरेंस विलेज के कंसेप्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है और डेवलप करती है। 2000 अप्रैल में इस बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस बॉडी के? की ऑब्जेक्टिव्स ये हैं इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हमारे देश में इंक्रीज करना और इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन को इंश्योर करना। मतलब कस्टमर्स को बेहतर चॉइस मिले प्रोडक्ट्स की। ये कब पॉसिबल होगा? जब इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन होगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 कहता है इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। पहले से इंक्रीज हुआ है लेकिन अभी भी काफ़ी कम है। 2001 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था 2.7%, 2019 में बढ़ के हुआ 3.76%। ग्लोबल एवरेज है 7.23%। तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंक्रीज होना जरूरी है, खास करके रूरल एरियाज में। अभी हाल ही में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसके तहत इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई हुआ करती थी 49%, अब इसे इंक्रीज करके कर दिया गया है 74%। तो इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए खास करके रूरल एरियाज में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कंसेप्ट प्रपोज किया है जो कि है मॉडल इंश्योरेंस विलेज यानी MIV। इस कंसेप्ट में क्या होगा? विलेजर्स को यानी गांव में जो लोग रहते हैं विलेजर्स, उनको देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि अब देखो गांव वाले जो हैं बहुत सारे रिस्क से वल्नरेबल रहते हैं। जैसे कभी कोई पशु बीमार हो गया, पशु की मौत हो गई, कभी किसी प्रकार की कैलमिटी की वजह से फसल खराब हो गई, या फिर घर में कोई बीमार हो गया। अलग अलग तरह से रिस्क से वल्नरेबल रहते हैं गांव के लोग। तो ये जो मॉडल होगा ना, मॉडल इंश्योरेंस विलेज, ये गांव के सभी विलेजर्स को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफर करेगा, और वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पर। आपके मन में आया होगा ये कैसे पॉसिबल होगा कि पूरे विलेज में जितने भी लोग रहते हैं सभी विलेजर्स को हर प्रकार के, मतलब जितने भी मेजर रिस्क हैं उससे प्रोटेक्ट करेगी इंश्योरेंस स्कीम, और प्रीमियम भी काफ़ी कम होगा। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो इसके लिए देखो फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। नाबार्ड या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट सपोर्ट, या फिर सपोर्ट फ्रॉम री इंश्योरेंस कंपनीज, इन सब की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है इस कंसेप्ट को लॉन्च करने के लिए। शुरू में मिनिमम 500 विलेजेस में ये कंसेप्ट लॉन्च किया जा सकता है, देखा जा सकता है। उसके बाद संख्या धीरे धीरे इंक्रीज की जा सकती है। शुरू में पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाए और बाद में धीरे धीरे वाइड स्केल लेवल पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं इस कंसेप्ट में। जैसे देखो वो क्रॉप्स जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पार्ट नहीं है, उन क्रॉप्स को कवर किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल फार्म इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसीज, क्रॉप्स संबंधित इंश्योरेंस, लाइव स्टॉक, फार्मर, फार्म इम्प्लीमेंट्स, इन सब से जुड़े जो रिस्क हैं उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा देखो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर हैं, उनके लिए अलग से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सब की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग हैं। तो ये 3 पॉइंट्स दिए हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ड्राफ्ट में। अभी देखो ये लॉन्च नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ
इस अथॉरिटी ने, इस बॉडी ने ड्राफ्ट दिया है कि ऐसा कंसेप्ट लॉन्च किया जा सकता है। जब सरकार लॉन्च करेगी तब बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में बताएगी क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या इन्वॉल्व नहीं है। रूरल एरियाज में चैलेंजेस क्या आते हैं इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन में? सबसे पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस। ग्रामीण मूल के लोगों को कई बार पता नहीं होता कि इंश्योरेंस का कंसेप्ट है क्या और इसके कितने फ़ायदे होते हैं। दूसरा, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इंश्योरेंस की, वो भी देखो ग्रामीण इलाकों के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना नहीं चाहती, इसलिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को या तो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो चॉइस काफ़ी कम होती है, क्योंकि बहुत कम इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्च करती हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रूरल एरियाज़ के लिए। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए ग्रामीण मूल के लोगों का जो विश्वास है ना वो इंश्योरेंस कंपनी से उड़ जाता है। आपके मन में भी आता होगा कि यार इंश्योरेंस कंपनीज ना पहले तो बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि हाँ हम ये कवर करेंगे, ये कवर करेंगे, लेकिन जब क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तब नखरे दिखाए जाते हैं, छोटी छोटी लाइनें दिखाई जाती हैं कि देखो कंडीशंस अप्लाइड हैं। तो जो ये क्लेम सेटलमेंट है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस कंपनीज का नेटवर्क वीक रहता है रूरल एरियाज में। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो एडोप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है। जैसे देखो सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि फसल पर किसी प्रकार की कैलमिटी आ जाती है, जैसे ओले गिर गए या फिर बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, तो फसल कितनी ख़राब हुई है, ये जो गिरदावरी होगी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होगी, जैसे सॉफ्टवेयर होगा, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कहने की बातें हैं, अभी भी ग्राउंड लेवल पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है, खास करके रूरल इलाकों में इंश्योरेंस सेगमेंट में। लास्ट पॉइंट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखो कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी नहीं देखने को मिलता विभिन्न इंश्योरेंस कंपनीज के बीच कि हाँ हमें रूरल एरिया को भी सर्व करना है, क्या किया जा सकता है। कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं देखने को मिलता इंश्योरेंस कंपनीज के बीच रूरल एरियाज को सर्व करने के लिए। अब बात आती है कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। चैलेंजेस को ओवरकम करना आसान है, जब देखो प्रॉब्लम्स पता हो ना, तो इतना तो मुझे आप पे भरोसा है कि आप सॉल्यूशंस तो आसानी से लिख ही सकते हो। लैक ऑफ अवेयरनेस है, इसके जवाब में क्या लिखोगे कि हाँ भाई अवेयरनेस इंक्रीज करनी है। अब चूंकि रूरल एरिया है तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोकल तरीकों से अवेयरनेस को रेज किया जा सकता है। बहुत कुछ लिख सकते हो। टियर 3 गवर्नमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, एनजीओज का इस्तेमाल किया जा सकता है इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए। और लोकल एग्जाम्पल्स की सहायता से बताया जा सकता है कि देखो इस गांव में इस फैमिली के पास इंश्योरेंस कवर था, इसलिए वो आपदा से निपट पाया। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स तो आपको बनाने आते हैं और आप केस स्टडी में भी लगातार लिखते रहते हो एथिक्स में। और क्या किया जा सकता है? और तो देखो इनोवेटिव, अफोर्डेबल, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं, और वो भी पैकेज की फॉर्म में। कई बार जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि हमें इस चीज़ का कवर नहीं चाहिए, जैसे पशुओं का कवर नहीं चाहिए, फसल का चाहिए, तो अलग अलग पैकेज उनके लिए अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको यही लेना पड़ेगा और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो विलेजर्स से ज़्यादा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज नहीं ले सकती, इसलिए हर एक लेवल पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए ताकि कॉस्ट को कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। बैंकिंग जो कोरेस्पोंडेंट्स हैं उनका साथ भी लिया जा सकता है। इसके अलावा देखो लास्ट में एक पॉइंट ये भी है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर संबंधित बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के साथ भी इन इंश्योरेंस स्कीम्स को आपस में लिंक किया जा सकता है ताकि विलेजर्स को पता भी लगे इंश्योरेंस के कंसेप्ट के बारे में और वो आसानी से इन स्कीम का लाभ भी उठा सकें। नेक्स्ट आर्टिकल क्राइसिस में रिफॉर्म्स की अपॉर्चुनिटीज से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल से कोई खास पॉइंट्स तो निकल के आते नहीं, कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अभी क्राइसिस चल रहे हैं हमारे देश में, और मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं लॉकडाउन्स की वजह से और इस महामारी की वजह से, तो एक अपॉर्चुनिटी भी है रिफॉर्म्स लाने की वेरियस सेक्टर्स में। जैसे पिछले वेव जब आई थी तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में सरकार रिफॉर्म लेके आई थी, जैसे लेबर रिफॉर्म्स, 4 लेबर कोड्स,
एक तो पहले ही पास हो गया था, जो रिमेनिंग लेबर कोड्स थे वो पास हो गए। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सरकार ने रिफॉर्म लाने की कोशिश की, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ, अभी भी विवाद है। मतलब और भी एरियाज में सरकार ने रिफॉर्म लाने की कोशिश की, और अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जैसे रिफॉर्म्स आए थे हमारे देश में, एलपीजी रिफॉर्म्स, उसी स्केल पे अभी सरकार वाइड स्प्रेड रिफॉर्म्स लेके आ सकती है। तो राइटर एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, क्या ऐसा पॉसिबल है। सबसे पहले तो राइटर ये बताते हैं कि क्राइसिस के दौरान रिफॉर्म्स लाने की अपॉर्चुनिटी आखिरकार होती क्यों है। इसलिए होती है क्योंकि क्राइसिस के दौरान लोग थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं, तो पुराना जो सिस्टम होता है ना, उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है कि हाँ, पुराने सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी थी, इसलिए अब नए चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। ऐसा लोग जो हैं सोचते हैं, इस वजह से नई चीज़ें जो सरकार करती है, नए रिफॉर्म्स जो सरकार करती है, उसका विरोध नहीं होता क्राइसिस के दौरान जब रिफॉर्म्स आते हैं। क्योंकि क्राइसिस के दौरान क्राइसिस आए हैं, इसका मतलब पुरानी जो पॉलिसीज थी, पुराना जो सिस्टम था, उसमें कमी थी ना, तो जनता इस चीज़ को मान लेती है कि पुराने सिस्टम में, पुरानी पॉलिसीज में कमी थी, इसीलिए तो क्राइसिस आए हैं। इसलिए नए चीज़ों को आजमाने की आवश्यकता है, इसीलिए नए रिफॉर्म्स जब सरकार लेके आती है क्राइसिस के दौरान, तो उनका विरोध होता नहीं है। आम दिनों में सरकार कोई रिफॉर्म लाने की कोशिश करती है तो उनका बहुत विरोध हो जाता है। लेकिन राइटर ये कहने की कोशिश करते हैं, आज की सिचुएशन को 1991 की सिचुएशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1991 में जो प्रॉब्लम थी ना, वो हमारी इकोनॉमी में इंटरनल प्रॉब्लम थी। बट आज इकोनॉमी में इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है, आज एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। ये पैंडेमिक की जो प्रॉब्लम है, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। उस समय इंडिया की इकोनॉमी ही प्रॉब्लम झेल रही थी। जो क्राइसिस थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1990-91 में आए थे, वो सिर्फ हमारी इकोनॉमी में उस समय आए थे ना, ऐसा तो नहीं था कि पूरा वर्ल्ड वही क्राइसिस झेल रहा है। लेकिन आज सिचुएशन अलग है, आज पूरा वर्ल्ड इस महामारी को झेल रहा है। हर देश जो है कोई ना कोई स्टेप उठा रहा है अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए, तो उसका भी तो इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा ना। नेक्स्ट, ये भी नहीं पता कि ये जो महामारी है कब खत्म होगी, सिचुएशन कब इंप्रूव होगी, क्योंकि कुछ 2-3 महीने पहले तक तो सरकार ने मान ही लिया था कि बस अब महामारी खत्म हो चुकी है और अब हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इंप्रूव होगी। लेकिन सेकेंड वेव आ गई, भगवान ना करे आगे भी तो वेव्स आ सकती हैं ना, तो इसलिए सिचुएशन पहले की तरह नहीं है, 1991 की तरह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे तो पता था क्या करना है, कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है, बाहर की कंपनीज को आप आने दीजिए, अपने देश में इन्वेस्ट करने दीजिए। ये सब स्टेप्स उठाए गए थे और पता भी था, क्योंकि ऐसी चीज़ें पहले भी दूसरे देशों में हो चुकी थी, तो पता था कि एलपीजी रिफॉर्म्स का कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लेकिन देखो, अभी इस महामारी के दौरान सरकार कई ऐसे जो पॉलिसीज लेके आ रही है, जैसे यही मान लीजिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, कुछ किसी सेक्टर के लिए पैकेज अनाउंस किया जाता है, तो पता नहीं कि इसके क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। ये सरकार को लगातार मॉनिटर करना पड़ रहा है कि जो हम पॉलिसीज लेके आए हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जबकि 1990-91 में जब रिफॉर्म्स आए थे तो पता था कि क्या कंसिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं। अभी देखो, लेबर सेक्टर में सरकार रिफॉर्म लेके आई है, तो पता नहीं ना कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ सरकार लेबर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आई है, क्या वही होगा, क्या कुछ और गलत हो जाएगा, ये अभी पता नहीं है। इसीलिए लास्ट में कंक्लूड करते हुए राइटर कहते हैं, देखो, हर एक जो क्राइसिस है वो रिफॉर्म की अपॉर्चुनिटी नहीं होता। आप आज के इकोनॉमिक क्राइसिस को 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब भी आप कोई रिफॉर्म लेके आओ ना, तो पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, इम्प्लीमेंटर्स और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, सबका एक शेयर्ड विजन होना चाहिए, सिमिलर विजन होना चाहिए, रिफॉर्म पर सहमति होनी चाहिए। लेकिन 2021 में जो रिफॉर्म्स की बात डिमांड जब आ रही है, तो स्टेक होल्डर्स को छोड़ा जा रहा है। मतलब स्टेक होल्डर, जैसे देखो, लेबर सेक्टर में रिफॉर्म लाया जा रहा है तो जो वर्कर हैं वो स्टेक होल्डर हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाया जा रहा है तो फार्मर जो हैं वो स्टेक होल्डर हैं। तो इनको इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, इनको आप नहीं छोड़ सकते रिफॉर्म लाने से पहले। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। राइटर का मेन एसेंस यही है, हर एक जो क्राइसिस है वो रिफॉर्म की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।